रिचर्ड डॉकिंस की किताब द सेल्फिश जीन अभी तक की उनकी सबसे बेहतरीन किताब है। 1976 में बुक पब्लिश हुई थी और तब से लेकर अब तक ना इस किताब ने ना आग लगाई हुई है। अब इस किताब का जो टाइटल है द सेल्फिश जीन ना, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। पहले ये समझते हैं जीन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जीन के बारे में नहीं पता होता है। डीएनए वर्ड तो सुना ही होगा। एक मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर रहती है। मतलब ये समझ लो पूरा ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का, कि सब कुछ कैसे बनाना है, तुम्हें कैसे बनाना है पूरा, कि एक इंसान अगर मुझे बनाना है, पूरी ह्यूमन बॉडी कैसे बनानी है, वो सब कुछ समझ लो डीएनए के अंदर स्टोर रहता है। अब जो डीएनए होता है ना, तुम्हारे सेल के न्यूक्लियस में होता है। अगर मैं सेल के न्यूक्लियस में झांकूं और वहां से डीएनए को उठा लूं तो वो 2 मीटर लंबा हो जाएगा। अब सोचो इतना छोटा सेल है और उसमें डीएनए कैसे आता है। भाई नेचर कमाल की है, एक रास्ता निकाल लेती है। वो क्या करती है, डीएनए को ना बहुत बहुत भयंकर तरीके से बहुत टाइटली ना फोल्ड कर देती है, जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। आपने वर्ड सुना होगा ये। जो ये डीएनए है, अगर ये किताब है पूरी, तो इसके अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं, मतलब कुछ चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को हम बोलते हैं जीन। अब जरूरी नहीं है कि जो डीएनए होगा पूरा धागा वो कोडिंग पार्ट होगा, मतलब वो जीन ही होगा। उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता। बेसिकली वो सोए हुए होते हैं, जंक डीएनए भी कहते हैं जिसे। तो कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जीन, जिनका काम होता है प्रोटीन बनाने का। ठीक है, तो एक जीन तुम्हारा बेसिकली आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक जीन तुम्हारा इंसुलिन बनाएगा, एक जीन तुम्हारी हाइट देखेगा, एक जीन तुम्हारा ब्लड टाइप देखेगा, एंजाइम देखेगा। ये सब कुछ अलग अलग काम होता है जीन्स का। ऐसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ना 20 से 25,000 जीन्स होते हैं। अब जीन तुम्हें समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फिश जीन का मतलब क्या है भाई? अब जीन जो है कॉन्शियस नहीं है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है, तो ये सेल्फिश कैसे हो गया? अब रिचर्ड डॉकिंस ने बेसिकली किया क्या है इस किताब के अंदर, इवोल्यूशन को ना ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं दिखाया है, बल्कि जीन के लेवल पे दिखाया है। जीन सेंटर्ड इनका पूरा किताब है, आप देखोगे तो कि जीन के एंगल से दिखा रहे हैं कि कैसे इवोल्यूशन होता है। जीन्स जो होते हैं वो आगे जाना चाहते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं, वो सर्वाइव करना चाहते हैं, और वो हमें या फिर ऑर्गेनिजम्स को ऐसा मशीन यूज़ करते हैं, ऐसा रोबोट यूज़ करते हैं। समझ लो हमारे अंदर रहते हैं, हमारी बॉडी मर जाती है, लेकिन हमें इस तरीके से एक्ट करवाते हैं कि हम उन्हें पास कर सकें आगे। हम बच्चे पैदा करते हैं बेसिकली। अब रिचर्ड डॉकिंस ने बोला कि जो जीन्स वगैरह होते हैं इनमें इमोशंस तो नहीं होते, कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती कि भाई ये एक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं और फिर प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, इनका काम ही ऐसा होता है कि बस इनको रेप्लिकेट करना होता है, और रेप्लिकेट करने के चक्कर में, ठीक है, अपनी सर्वाइवल को या रेप्लिकेशन को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में ये ऑर्गेनिज्म से ऐसी हरकतें करवा सकते हैं जो कि कभी कभी सेल्फिश नज़र आएगी, कभी कभी ऐसा नज़र आएगा कि भाई ये तो एल्ट्रुइज्म दिखा रहा है, मतलब कि अपना नुकसान करके दूसरे का फ़ायदा कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, इसको समझाने की कोशिश करिए इस किताब के अंदर। रिचर्ड डॉकिंस शुरू करते हैं कि लाइफ कैसे शुरू हुई इस अर्थ पे। ठीक है, ऐसे 400 करोड़ साल पहले जब अर्थ बिल्कुल हेल जैसी थी, ठीक है, बिजली कड़क रही थी, ओजोन लेयर ढंग से नहीं बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था, ऑक्सीजन इतनी नहीं थी, मीटियोर्स गिरते रहते थे। तो उस वक्त ना इस तरीके का माहौल बन गया कि जो ओशंस वगैरह थे या जो समुद्र वगैरह थे उसके अंदर एक सूप बन गया, जिसको प्रीमोर्डियल सूप कहते हैं, जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और कुछ मॉलिक्यूल्स बन के आए। अब वो जो मॉलिक्यूल्स थे धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे मतलब समझ लो कि काफ़ी समय लग गया भाई। ये छोटा मोटा चांस नहीं होता है। ये जो चीज़ें हैं ना आज भी हमें समझ नहीं आती है कि वो कैसे हुआ, लेकिन अभी तक की जो थ्योरीज़ हैं वो यही मानती है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुए थे और जिसके कारण कुछ मॉलिक्यूल्स बने। उन मॉलिक्यूल्स ने धीरे धीरे करके खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, और जो बेहतर तरीके से रेप्लिकेट कर पाते थे, स्टेबल होते थे, जिनकी अच्छे से कॉपी बन पाती थी, वो आगे बढ़ जाते थे। सीधी सी बात है, वो और कॉपी बना पाते थे। अब रेप्लिकेटर्स के साथ होता यह है कि जब कॉपीज़ बनती हैं तो भैया गलती हो जाती थी, एक एरर आना ही आना होता था, जिसको हम म्यूटेशन बोल देते हैं। और उन एरर के कारण या तो उसको फ़ायदा मिलता था उस रेप्लिकेटर को, या फिर नुकसान। अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो भाई गया वो काम से, वो निकल जाता था, उसकी कॉपी आगे नहीं बनती थी। और जो बेहतर तरीके से कॉपी बना पाते थे, जिनके म्यूटेशन उनको बेनिफिट देते थे, तो वो जी पाते थे। बेसिकली यही इवोल्यूशन है। अब धीरे धीरे करके प्रोटोसेल्स बने। प्रोटोसेल्स मतलब सबसे अर्लीस्ट सेल, जो कि बहुत सिंपल होते थे। ठीक है, और धीरे धीरे करके फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, और उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए ये काम होता गया और लाइफ धरती पर बन गई। फिर वो बात करते हैं अगले चैप्टर में कि अल्ट्रुइज्म देखने को क्यों मिलता है। अगर जीन्स सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे सर्वाइव करना है और रेप्लिकेट करना है, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद क्यों करता है? क्यों एक चिड़िया जो होती है वो डेंजर कॉल देती है जब कोई खतरा मंडराता है आसमान में इधर उधर, जब उनके घोंसले कोई तोड़ने आ रहा होता है, कोई खाने आ रहा होता है उनको, कोई शिकारी, तो एक चिड़िया सारी चिड़ियों को
ये डेंजर कॉल क्यों देती है चिल्ला चिल्ला के, जबकि खतरा उसको है, क्योंकि जब डेंजर कॉल आप देंगे तो बेसिकली जो प्रीडेटर होगा वो आप पे पहले हमला करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा आप कहाँ पे हैं। लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों करती है, खुद की जान खतरे में क्यों डाल रही है? ऐसे ही नेचर के अंदर ना आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको समझ नहीं आएगा कि ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म की मदद क्यों कर रहा है। तो रिचर्ड डॉकिंस इसके लिए काफ़ी अलग अलग थ्योरीज को उठा के लेके आते हैं और उसके ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरी वो बताते हैं किन सेक्शन थ्योरी, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जिनके साथ हम जीन शेयर करते हैं ना, उनकी हम मदद करते ही करते हैं। जैसे अगर अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, कुछ % में भी, ठीक है, तो भी आप उनकी मदद करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे जीन्स जो हैं, ठीक है, अगर मैं ख़त्म हो गया कोई बात नहीं भाई, अगर ख़तरा है और मेरे कुछ हो भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे जो जीन्स होंगे वो सलामत रहेंगे और वो आगे पास ऑन कर पाएंगे। तो जीन के एंगल से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा ऑर्गेनिज्म तो चला गया कोई बात नहीं, पर जो मेरा जीन है वो ऑलरेडी इनके अंदर है, थोड़ा थोड़ा हम शेयर करते हैं, तो वो तो आगे पास ऑन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे ख़त्म हो जाए, इससे बढ़िया है कि मैं ही कुछ करूँ, रिस्क लूँ और इनको बचा लूँ। चलो घर वालों का और रिश्तेदारों को समझ में आता है, तो हम गैरों की मदद क्यों करते हैं, दोस्तों की मदद क्यों करते हैं? मेरा दोस्त अगर नदी में गिर गया है फिर मैं कूद जाता हूँ उसको बचाने के लिए, ऐसा क्यों है? या फिर मैं अपना खाना दे देता हूँ, ऐसा क्यों करता हूँ? इसको वैसे थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। इसमें होता ये कि अगर आज मैं तेरी मदद कर रहा हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल तू भी मेरी मदद करेगा। अगर मैं आज तेरी पीठ खुजा रहा हूँ तो कल तू भी मेरी पीठ खुजाएगा। तो बेसिकली ये सीन होता है, एक्सपेक्टेशन पहले से ही होती है कि आज मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, तू आज हंट पे नहीं जा पाया, मैं तेरे को खाना ला के दूंगा हंट करके, ठीक है, तेरे पैर टूटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कल को मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तू भी यही करेगा। तो रिचर्ड डॉकिंस ने ना भर भर के इसमें एग्जाम्पल दिए हैं इन थ्योरीज को समझाने के लिए, इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के, एनिमल्स के। तो जब पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। तीसरा वो बताते हैं कि वही बिहेवियर जो होता है नेचर के अंदर ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा, जिस बिहेवियर के कारण वो जो जीन्स हैं उनके सर्वाइवल या रेप्लिकेशन मैक्सिमाइज हो सके। ऐसा नहीं होगा कि हर बार रिसोर्सेज के लिए कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा वो लड़ेगा ही जाकर, कि भाई जाके खून आम खा हो गया, इंजर्ड हो गया और उसके बाद बैठ गया है, और मर गया, या घायल हो गया कि भाई आगे बढ़ा ही नहीं पाया अपनी वंश को। या ऐसा भी नहीं होगा हर बार अल्ट्रुइज्म देखने को मिलेगा कि भाई प्योर अल्ट्रुइज्म देखने को मिले, ना भाई खा ले भाई तू, ना भाई मेट कर ले तू भाई, ना, ऐसा नहीं होने वाला। तो वो बताते हैं कि प्योर अल्ट्रुइज्म भी देखने को नहीं मिलता है नेचर के अंदर, या फिर प्योर सेल्फिशनेस देखने को भी नहीं मिलता है। इसका एक बैलेंस देखने को मिलता है, और वो जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। तो जो बिहेवियर की स्ट्रेटेजी होगी, जो स्टेबल होगी, वो काम करती रहेगी नेचर के अंदर। जैसे कि एक आपने सुना होगा टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी, ठीक है, गेम थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए इस किताब के अंदर, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, आप पढ़ लेना। लेकिन एक स्ट्रेटेजी जो है टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी गई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि भैया जैसा मेरा सामने वाला बंदा करेगा मैं वैसा ही करूँगा। तूने अगर मेरे साथ कॉपरेट किया मैं कॉपरेट करूँगा, तूने अगर धोखा दिया तो मैं धोखा दूंगा, खत्म कहानी। वो उस पर डिपेंड करता है कि तू चीट करता है कि नहीं करता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है नेचर में आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से रिचर्ड डॉकिंस समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको जो बिहेवियर देखने को मिलता है नेचर के अंदर ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग, वो क्यों देखने को मिलता है, किस कारण से देखने को मिलता है। फिर बताते हैं मेटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरीके से जो फीमेल होती हैं वो मेल को चूज़ करती हैं और मेल किस तरीके से फीमेल को चूज़ करते हैं। मेल के पास बेसिकली आपको पता है स्पर्म्स बहुत सारे होते हैं, बहुत क्वांटिटी में होते हैं, इसी कारण वो प्रॉमिस्क्यूअस होते हैं, मतलब कि वो मल्टीपल पार्टनर्स रख सकते हैं, ठीक है, ईजिली जाते हैं और काम करके आ जाते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मिनिमल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है उनको, करा काम खत्म। लेकिन जो फीमेल होती है ना वो इसलिए चूज़ी होती है क्योंकि भाई उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे पालो, पेट में रखो या फिर अंडे सेको, बहुत सारा काम होता है। तो फीमेल जो होती है ना बहुत चूज़ी होती है, इस कारण से उसका बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी उसमें भी निकल के आती है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ जो बर्ड्स होती हैं या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं वो मोनोगमी में रहते हैं कि भाई मैं पालूंगा बच्चा, टेंशन मत ले, मैं पालूंगा, रेस करने में मदद करते हैं उसकी। कुछ में तो ऐसा होता है जैसे लाइन्स वगैरह आपने देखा होगा, भाई बच्चा किया निकल लिया, ठीक है, उनको मतलब नहीं है। तो कहीं कहीं आपको मोनोगमी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं आपको पॉलीजिनी देखने को मिलेगी, मतलब कि मल्टीपल पार्टनर रखना है कि भाई एक मेल है और मल्टीपल फीमेल के साथ वो मेटिंग कर रहा है। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलती है। फिर रिचर्ड डॉकिंस बताते हैं एक बहुत ही कमाल की बात जो कि इसी किताब में आई थी, जिसे कहते हैं मीम। अब ये वाला इंटरनेट वाला मीम तो ठीक है अभी तुम जानते हो गए, लेकिन सबसे पहले रिचर्ड डॉकिंस ने इस वर्ड को कॉइन किया। वो बताते हैं कि जो जीन है, चलो ठीक है वो तो बायोलॉजिकली लेवल पे बता पा रहा है एवोल्यूशन को, लेकिन कल्चरल लेवल पे अगर एवोल्यूशन को बताना है तुम्हें कि एक चीज़ कैसे पास होती है आगे, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, कि मैंने आज एक गाना लिखा तो वो गाना कैसे आगे बढ़ेगा, क्या वो गाना पॉपुलर होगा, वायरल होगा, क्या कोई आइडिया मेरा जो होगा क्या वो पॉपुलर होगा, स्टेबल होगा, तो वो भी ऐसा ही होता है। तो जो ईजिली स्प्रेड हो पाता है आइडिया या मीम जिसे कहते हैं रिचर्ड डॉकिंस, वो ज़्यादा देर तक रह पाता है, वो फैल पाता है ज़्यादा देर तक, ठीक है, वो भी सर्वाइव करना चाहता है बेसिकली, ठीक है, ये समझ लो। पर ऐसा नहीं है कि आइडिया कॉन्शियस है, लेकिन
चीज़ें वही सर्वाइव करती है जो ज़्यादा बढ़िया तरीके से स्प्रेड कर सके और जो स्टेबल हो, ठीक है। जैसे कि एक रिलीजन आप एग्जांपल ले लो, रिलीजन कितना बड़ा मीम है, वो वाला इंटरनेट वाला मीम नहीं, एक आइडिया है, एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। आप क्लासिकल म्यूज़िक का एग्जांपल लो, अब बहुत कम लोग सुनते हैं, ठीक है। पहले बहुत पॉपुलर था, ठीक है, बहुत पॉपुलर था, पहले लोग सुनते थे। अब क्लासिकल म्यूज़िक बहुत कम लोग सुनते हैं, अब ईडीएम हिप हॉप वगैरह का ज़माना है। तो अगर देखा जाए तो जो क्लासिकल म्यूज़िक वाला जो मीम है वो फीका पड़ रहा है, ठीक है। वो धीरे धीरे स्प्रेड हो पाता है क्योंकि अब जो माइंड है इंसान का उसको पसंद नहीं आता वो, ठीक है। जो मीम है ये माइंड टू माइंड जाता है, ठीक है। मैंने आपको एक आइडिया बताया अभी, जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली वो भी एक मीम ही है, ठीक है। एक नॉलेज दे रहा हूँ आपको, इस किताब के बारे में बता रहा हूँ, ये किताब भी एक मीम है। तो बेसिकली माइंड टू माइंड ट्रांसफ़र होता है ये मीम। तो जो ज़्यादा बढ़िया तरीके से जगह बना पाता है इस माइंड के अंदर, वो टिक पाता है, वो रह पाता है, वरना गायब हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी क्लासिकल म्यूज़िक का एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से मीम के बारे में बात करी रिचर्ड डॉकिंस ने इस किताब के अंदर। अब ये बुक ना बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए भी हुई क्योंकि लोगों को ये लगा कि तुम लाइफ का पर्पस क्या बताना चाह रहे हो भाई। तुम लाइफ का पर्पस ये बताना चाह रहे हो कि भाई जीन सर्वाइव करते हैं और बाकी कोई मीनिंग नहीं है दुनिया का। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस हमने वे में बताया होगा, ठीक है, लेकिन ये देखो कि जीन्स के ज़रिए हमने ह्यूमन ब्रेन बना दिया, ठीक है। जीन्स जो हैं बेसिकली उन्होंने हमें पावर दी जिसके कारण हमारे पास ह्यूमन ब्रेन आ पाया। अब उस ह्यूमन ब्रेन के कारण हम बेसिकली रिबल कर सकते हैं इस जीन्स के अगेंस्ट। हम ये कह सकते हैं कि भाई तू कुछ भी चाहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ह्यूमन ब्रेन जो है वो डिसाइड करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बच्चे पैदा ना करूँ, मैं अपने जीन्स को पास ऑन नहीं होने देना चाहता, तो डेफिनेटली मैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ मैं नहीं कर रहा भाई बच्चे। बेसिकली मैं नेचर के अगेंस्ट, जीन्स के अगेंस्ट रिबल कर सकता हूँ। तो अब जो है वो मतलब जो है, जो मीनिंग है, जो पर्पस है, वो सिर्फ मेरा जीन्स के ज़रिए नहीं आएगा, वो अब मैं खुद बना सकता हूँ अपने ह्यूमन माइंड के ज़रिए कि मुझे क्या लगता है मेरी ज़िंदगी का क्या मीनिंग होना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए। अब वो जीन या नेचर डिसाइड नहीं करेगा। जो ह्यूमैनिटी है वो निकल के इसी कारण आ पाई है क्योंकि हमने जीन्स के अगेंस्ट रिबेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें कॉन्शियसनेस बेसिकली मिल गई, हमें अवेयरनेस वैसी मिल गई, हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मिल गया, इसके कारण हम जीन्स को बेसिकली मिडिल फिंगर दिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो इवोल्यूशन में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली पढ़ना भाई, और अगर पढ़ रखी है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें किताब कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।